का पेपर। मॉर्निंग। बैठिए। एडमिशन्स वगैरह की प्रोसेस थी, इस वजह से कल लेट है क्लास। भूमि सुधार का मतलब क्या है? कल की क्लास में हमने पढ़ा था, तो थोड़ा ऐसे बताइए। भूमि सुधार जब शब्द बोलते हैं तो इसका क्या मतलब है भारत में? हाँ, बताइए। बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि भूमि का जो पुनर्वितरण है और उसका पुनर्संगठन है, के अलावा इसमें फोकस होता है जो काश्तकार और बटाईदार होते हैं, वो लोगों का शोषण कम हो। अंग्रेजी में काश्तकार को क्या बोलते हैं, मतलब कल की क्लास में? टेनेंट फार्मर। बटाईदार टर्म अगर हम यूज कर रहे हैं तो शेयर क्रॉपर्स। आपको मैंने कहा था कि इंग्लिश को आपको थोड़ा सा साथ में रखना पड़ेगा, पीएससी की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भारत में भूमि सुधार क्यों जरूरी है, मतलब इसका आधार क्या है? कौन से कारण है जिसकी वजह से भारत में भूमि सुधार होने चाहिए? हाँ। दो मेजर चीजें हैं कि एक तो आप कृषि उत्पादकता बढ़ाना चाहते हो, दूसरा आप गरीबी निवारण और सामाजिक न्याय लाना चाहते हो। तो मेजर चीजें। जब हम कहते हैं कृषि उत्पादकता तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब कृषि उत्पादकता शब्द का को समझाना हो तो क्या बोलेंगे? हाँ, बताइए। प्रति हेक्टेयर। ये यूनिट बोलना जरूरी। प्रति हेक्टेयर, प्रति एकड़, कुछ भी बोलो आप, लेकिन यूनिट बोलनी पड़ेगी। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना, कृषि उत्पादकता। भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तकनीकी सुधारों पे ज़्यादा फोकस रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी में चेंज करना, ये चीज़ ज़्यादा रही है। तो जब हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है खेती में या किसी भी फील्ड, खेती की बात करेंगे हम लोग, तो इसका क्या मतलब होता है जब हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल सुधार कर रहे हैं या बदलाव कर रहे हैं? तो हमारा संकेत किस तरफ होता है? तकनीकी सुधारों का मतलब जो इन्होंने बताया वही चीज़ है, मतलब वैसे मूलतः देखा जाए तो कृषि की टेक्नोलॉजी जो होती है वो बीज के अंदर होती है, बीज में चेंज करना होता है। मतलब कोई भी बदलाव कृषि के क्षेत्र में करते हो आप, मतलब जो मेन कृषि का मेन प्रोडक्ट क्या है? फसल है ना। फसल किस चीज से पैदा होती है? बीज से। बीज में मेन रूप से आप चेंज कर। हाँ, मतलब उच्च उपज के बीज, ये बोला था ना जैसे, वो मेन चीज है। उच्च उपज के बीज के साथ फिर बाकी की चीजें आ जाती है, जैसे कि उर्वरक के साथ मिक्स करना पड़ेगा, और फिर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो मशीनों से वो फास्ट आप कटाई कर सकते हो, तो मशीनीकरण उससे जुड़ जाता है। तो आपको सीक्वेंस रखनी चाहिए जब आप कृषि में तकनीकी की बात कर रहे हो, तो पहले बीजों को आगे रखना है। तो आपने कल की क्लास में देखा होगा तो मैंने बीज पहले लिखे, उच्च उपज के बीज, उर्वरक, मशीनीकरण, इस तरह। ज़्यादा पढ़ने से यूपीएससी क्लियर नहीं होता है, मतलब जो आप बहुत सारा पढ़ लोगे, बहुत सारा लिख लोगे, से नहीं होगा। आप सोचते कैसे हो,
प्राथमिकता किसको देते हो, कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज बाद में आनी चाहिए, इनका भी महत्व है। तो लेखन में प्राथमिकता और क्रमिकता का अनुपालन करेंगे आप, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब नंबरों को इकट्ठा करना पड़ता है, वो सिर्फ कंटेंट लिखने से काम नहीं चलता है। कंटेंट का जो प्रेजेंटेशन है या उसका जो प्लेसमेंट है कि कौन चीज, बैडमिंटन आप खेलते हो तो बहुत अच्छे पहलवान भी बैडमिंटन खेल रहे होंगे तो कोई जीत जाएंगे हम ये नहीं कह सकते। शटल को प्लेस कहाँ करते हो ये काफी मायने रखता है। वही चीज इधर भी है कि आप प्लेसमेंट किस तरह से कर रहे हो। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज, जब हम ये कहते हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन एक पठारी स्तर को प्राप्त कर चुके हैं, तो हम क्या कहना चाहते हैं, मतलब हम क्या संदेश देना चाहते हैं, बस से आप बताइए। हाँ, मतलब घटने वाली बात तो बात की है, मतलब इधर, लेकिन पठार आने का मतलब ये है कि अब बहुत ज्यादा आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। हाँ, मतलब जैसे आपका पेट भर जाता है, अब उसके बाद भी आप खा रहे हो तो उससे आपको कोई संतोष का स्तर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। पेट भर चुका है थोड़ा और, लेकिन अगर आप भूखे हो और भूखे होने की स्थिति में खा रहे हो तो आपको ज्यादा उपयोगिता फील होगी। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जिस जिससे आपका पेट फुल होता जाएगा उपयोगिता उतनी बढ़ेगी नहीं, तो उसका जो स्लोप है, कल की क्लास में जो हमने बात करी थी कि ऐसे उपयोगिता आपकी या उत्पादन ऐसे बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे आप, ये वाले जो कैर होते हैं ये सब जगह काम करते हैं, भोग में भी काम करेंगे, उत्पादन में भी काम करेंगे। तो ऐसे आपकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है, टोटल उपयोगिता आपकी ज्यादा हो रही है, लेकिन अब जैसे जैसे आप ये, लेकिन इसका स्लोप ऐसे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जाके ये ऐसे हो जाएगा। और ये आपकी चपातियां हैं, जैसे 1 2 5, ये चपातियों की संख्या है। और जैसे जैसे आप खाते जा रहे हो कुल उपयोगिता बढ़ रही है। एक वर्ड होता है सीमांत उपयोगिता, वो कम होती है लेकिन कुल उपयोगिता बढ़ रही होती है। यहाँ यहाँ के ये ऐसे थोड़ा सा पठार जैसा, यहाँ बिल्कुल ही फ्लैट हो गया है। ये किसी भी फील्ड में चलेगा, मतलब आप उर्वरक डालोगे तो भी यही हालत रहेगी कि आपकी जमीन उतनी है। अब वो जमीन की जो रिक्वायरमेंट है वहां तक तो सही है, लेकिन रिक्वायरमेंट को क्रॉस करने पर फिर ये स्थिति पैदा होगी, और फिर भी आप उसको चलाते रहोगे तो और आपकी फसल जलने लग जाएगी। तो एक वर्ड यूज किया था कल की क्लास में मैंने, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो धीरे धीरे खेत से निकल के और आसपास की जो पानी के नाले और उनमें चला जाता है, तो वहां पर जाकर वो एल्गी होती है, एल्गी को पोषण मिलता है उसकी, तो एल्गी ज़्यादा विकास करने लगती है, तो उसके आसपास के जो दूसरे प्लांट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी आ जाती है जिससे वो कमज़ोर होने लगते हैं। इसको यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। तो यूट्रोफिकेशन जैसी समस्याएं अलग से आपको मिल रही है, प्लस आपकी फसल भी अच्छी नहीं हो पा रही है, प्लस आपको पेमेंट भी देना पड़ रहा है। सस्ता खाद आपको मिल रहा है लेकिन सरकार कुछ तो पैसा देना है, और सरकार भी उसमें मिला रही है, तो सरकार को सब्सिडी का खर्चा पड़ रहा है अलग से। ऊपर से हमें उत्पादकता बढ़ने की जगह मतलब पर्यावरणीय और अन्य प्रभाव पड़ रहे हैं, दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। तो तकनीकी सुधार पठार पे आने का मतलब ये है मोटे रूप में। इसलिए हम एक दूसरे डायमेंशन की तरफ सोच रहे हैं कि भूमि सुधारों की तरफ ध्यान दें, जहाँ अगर हम शोषण को कम करते हैं तो शोषण को कम करने से जो काश्तकार लोग हैं ये ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे और इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी।
यहाँ तक हमारा मतलब डेवलपमेंट हुआ था कल की क्लास में। के बाद हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें व्यवस्थित ढंग से ये समझेंगे कि भारत में भूमि सुधार जो शब्द है इसमें कौन से विषयों का समावेश हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि अपनी नोटबुक को इस तरह से यूज करें। एक तो खड़ा यूज कर रहे हैं, मतलब इस तरह से में आएगा नहीं डायग्राम ऐसे। तो कल कल की क्लास में पहला अर्थ था, के बाद में आवश्यकता थी, अब तीसरा आई है। तीसरे में हम सीधा ही डायग्राम बना लेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा आपकी क्लास में नीतू तुझे कौन है? तो बढ़िया लिखा है इन्होंने कल का जो प्रश्न दिया था। ऑप्टिमम राइटिंग है इनकी, मतलब ऑप्टिमम बोले तो इस तरह की राइटिंग करोगे तो आप टॉपर्स में शामिल हो सकते। मेरी मेरे यहाँ पर तो कई सारे सुनील तिरवी, मतलब ये वाले रिजल्ट की नहीं कह रहा हूँ, इससे पीछे वाला जो रिजल्ट, वो सुनील सिरवी हिंदी माध्यम के टॉपर थे। एक तो सुनील धनवंता है, वो उनकी रैंक डाउन थी पिछली बार। सुनील सिरवी हिंदी माध्यम में नंबर 1 थे, वो हमारे यहीं पढ़े। और सुनील की माता जी विधवा विडो रही है और वो बहुत परेशान बच्चा था, बहुत ही विनम्र जेंटल एकदम। दिखाता था यहाँ पर लिख लिख के आंसर। मैं उनको यही कहता था कि सब कुछ तो भविष्य में छिपा हुआ है, लेकिन मतलब जैसे आप चल रहे हो मुझे लगता है कि आपका कहीं ना कहीं तो होगा। तो वो सारे लोग जिनको मैंने इस तरह से बोला हुआ, उनकी राइटिंग स्किल सब देखा हुआ है मैंने। तो मैं मेरे माइंड में तो सब लोग हैं ना, तो मैं कंपेयर करता हूँ वो उस आइडिया के हिसाब से मैं इनके लिए तब उस तरह की राइटिंग के लिए बोल रहा हूँ कि वो अगर आती है तो फिर मेंस तो आपका नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा। इकोनॉमिक्स तो इतना फायदेमंद विषय है, मतलब वो गरीबी वगैरह ऐसे टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा, वो सारे सवाल जो मतलब हमारी क्लास में मतलब कंटेंट बनेगा वो पॉलिटी वाला जो पेपर है, गवर्नेंस वाला जीएस सेकंड, उसमें कई सारे सवाल मेरे क्लास नोट्स के पढ़ाए हुए उसके अंदर गिग इकोनॉमी वगैरह के क्वेश्चन से भी आप देखेंगे। ये वाला जो लेटेस्ट पेपर था, मैं तो अपने इकोनॉमिक्स के हिसाब से पढ़ाता हूँ, लेकिन वो जीएस फर्स्ट में आ गया। और जो मेरा पेपर है वो तो उसका तो कहना ही क्या है, और बाकी दूसरे पेपर्स में भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और निबंध में भी बड़ा हेल्प मिलती है ये इस तरह के टॉपिक्स जो आगे मैं पढ़ाऊंगा, समावेशी विकास, गरीबी वगैरह ये सब, उन पे कुछ ना कुछ आपको किसानों से रिलेटेड टॉपिक्स पे भी निबंध आते हैं। तो उसको ये वाले टॉपिक्स को आप बढ़िया कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छे स्कोर बनेंगे। तो बढ़िया राइटिंग थी इनकी, केवल दो एक बच्चों ने लिख के दिया। तो जब ये एडमिशन्स का वो चल रहा था, मैं आ गया था यहाँ पर, तो मैंने कहा टाइम का यूटिलाइजेशन ही कहते हैं। तो नीतू जी का मेरे सामने आया तो मैंने देख लिया था। आप लिखो, काम करो। तो भारत, अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं, भारत में भूमि सुधारों की और राइटिंग का भी इम्पोर्टेंस है, ध्यान रखना इनकी राइटिंग भी बढ़िया है उसी। अगर आपकी राइटिंग खराब है तो उस पे ध्यान थोड़ा बहुत जितना दे सकते हो तो आपको देना चाहिए। जैसे कैसे ध्यान देना, जैसे मैंने कई बच्चों का देखा, जैसे ये सुधार लिखा हुआ है ना, कैसे कर देंगे, अरे इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत। और ये है तो इसको ऐसे कर देंगे, मान लीजिए इसको ऐसे कर दिया यहाँ पर, इसको ऐसे खींच। ये कौन सा शब्द है? ये मतलब एक हम कहते हैं कि ब्यूटीफुल, ये ऐसे आप लिखिए। अब इसको यूं खींचने से क्या एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे? एक लिखे लिखाए को आप बिगाड़ रहे हो इस तरह। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, लाइन नहीं खींचते।
ये कौन सी भाषा है? हिंदी में तो लाइन रहती है ना, अपना टाइम बचाने के लिए वो सोचते हैं ऐसा, तो ये गलत तरीका है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, राइटिंग तो महात्मा गांधी जी की भी खराब थी, वो अब नहीं सुधरेगी आपकी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरह के बदलाव तो कर सकते हो ना आप, जैसे इसको आपने ऐसे कर दिया, अगर इस तरह का चल रहा है तो इसको थोड़ा ऐसे बना दिया, ठीक। मेरे इसमें भी ये ज्यादा आया इस तरह, ये अभ्यास से आपको करना पड़ेगा। आपको राइटिंग ऐसा लगता होगा कि इसका क्या महत्व है, आपको नहीं समझ में आएगा आज। मेरे को पता है कि जिसकी बढ़िया राइटिंग होती है उसको ज्यादा नंबर मिलते हैं, तो आपको राइटिंग पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बहुत सुधार नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे आप देख लेना अपने हिसाब से कि कहाँ चेंज करने से सही रहेगा। प्रॉपर स्पेसिंग हो शब्दों के बीच में, वो घुसा के मत लिखिए, इसे स्पेसिंग दिख रही है ना ये, चलिए तो आप ऐसे बनाइए, डायग्राम बनाना है ना, 3 भागों में डिवाइड कर। फर्स्ट में लिखना है बिचौलियों का अंत। राइट, बाद सेकंड में आप अब जब भी काश्तकार शब्द आएगा क्लास में भूमि सुधार के टॉपिक में, तो आपको यही समझना है कि दूसरों के खेत पर जो खेती कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, राइट, उन्हीं को काश्तकार यहाँ पे बोला जा रहा है। तीसरा लिखिए, कृषि भूमि का पुनर्संगठन। ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं, तो कई बार स्टेट परीक्षाओं के अंदर, और एक स्टेट परीक्षा तो आपको साथ में चलानी चाहिए, मतलब जिस स्टेट के हो, ज्यादा परीक्षाओं में बैठने से भी कोई फायदा नहीं है। आप अपने स्टेट को चुन लो, यूपीएससी देख लो, और एक अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते रहो। मतलब एमए मतलब एमए वगैरह जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें करो, नेट जेआरएफ ये चलते रहना चाहिए, और एक अपना स्टेट का एग्जाम और यूपी, राइट। तो कई बार स्टेट परीक्षाओं में कम शब्दों में भी पूछते हैं, पहले तो यूपीएससी में भी पैटर्न था ऐसा, जो मैं कल की क्लास में जीएस फर्स्ट सेकंड की बात कर रहा था, मेरे टाइम के अंदर मतलब 2012 तक, हम लोगों के टाइम से लेकर उससे भी पहले से चला आ रहा था, और 2012 तक के पैटर्न था, जीएस फर्स्ट जीएस सेकंड 2 पेपर होते थे, दोनों पेपर्स में 15 या 20 सवाल ऐसे होते थे जो 20 शब्दों में 15 शब्दों में ऐसे लिखने होते थे, और हर एक सवाल का नंबर मतलब 2 नंबर का होता था, तो हम लोग उसे लोकप्रिय रूप से 2 मार्कर कहते थे, 2 मार्कर्स। उसमें ठीक ठाक, लेकिन उनमें ऐसे ऐसे सवाल पूछता था यूपीएससी कि आपको समझ नहीं आएगा कि इसको मैं कंप्रेस कैसे करूं। जैसे मेरे टाइम के 1-2 सवाल मुझे ध्यान आ रहे हैं कि भारत कश्मीर को विवादास्पद क्यों नहीं मानता है। ये जब मैं मेंस लिख रहा था, फर्स्ट या सेकंड पेपर में एक सवाल था, भारत कश्मीर को विवादास्पद क्यों नहीं मानता है, 20 शब्द के अंदर लिखना। एक सवाल था 1980 के बाद से जो भारत की कृषि नीति रही है वो क्या है, तो वो 20 शब्द में लिखनी। एक सवाल था
अ, मानव विकास सूचकांक का निर्माण कैसे किया जाता है? 20 शब्द के अंदर मानव विकास सूचकांक का निर्माण कैसे किया जाता है? तो ऐसे 20 शब्दों में, 50 शब्दों में भूमि सुधार के बारे में लिखिए। तो एक तो परिभाषा मैंने आपको कल की क्लास में शुरुआत में लिखा दी थी, और उसके बाद अगर 50 शब्द में पूछ रहा तो फिर आप इंडिया को लेकर इसे ओपन कर सकते हो, मैं आवश्यकता भी बता सकते हो, भूमि सुधारों का अर्थ देके आवश्यकता लिखे बिना लैंग्वेज में लिख सकते हो कि किसी भी देश के अंदर भूमि सुधार मुख्य रूप से इन दो आधारों पर लागू किए जाते हैं, ऐसे करके बता दिए, राइट। और भारत में भूमि सुधारों की विषय वस्तु इस पर आ गया। तो अगर 20 शब्द में है तो ये 3 बता दीजिए। लंबा पूछता है तो फिर इनका वर्गीकरण भी है, इसमें हम चल ही रहे हैं क्लास में। तो ये कास्त यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये काश्तकारी सुधार 3 भागों में डिवाइड होंगे, तो करिए। तो फर्स्ट लिखिए लगान का नियमन। लगान का नियमन। लिखिए काश्तकारी दायित्व। लिखिए स्वामित्व। अधिकार। काश्तकारी सुधारों में 3 तरह के, सब पर लिखेंगे हम, अभी डायग्राम बना रहे हैं। अब ये रह गया तीसरे नंबर की भूमि का पुनर्संगठन के 2 मेजर भाग हैं, तो आप यहाँ पर लिखिए। छोटे खेतों छोटे खेतों की समस्या का समाधान। इधर लिखिए आप। निर्धनों को कृषि भूमि का वितरण। ये जो छोटे खेतों का इश्यू है, तो रिजॉल्व करने के लिए या इसका समाधान करने के 3 मेजर उपायों पे बात हुई है।
फर्स्ट लिखिए चकबंदी। लिखिए शिकारी कृषि। लिखिए इस तरह के जो शब्द होते हैं आप देवनागरी में इनको ऐसे जैसे मैंने लिखा ऐसे लिखिए वहां पे। इससे क्या होगा कि मतलब आप पट्टा पट्टेदारी इस तरह का लिखोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, वो सही कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकती है। सीमित मात्रा में, ये नहीं कि हर जगह आपने जैसे सहकारी कृषि एक ठीक बढ़िया शब्द है, हिंदी में हमें मिल जाता है और फेमस भी है। अब आप इसको भी कोऑपरेटिव फार्मिंग लिखोगे ऐसे, मतलब कोऑपरेटिव फार्मिंग इस तरह से, तो वो नहीं चलेगा। तो ये देवनागरी में लिख रहे हो, ये नहीं चलेगा। इस तरह के शब्द जहाँ वाकई में एग्जामिनर को लगता है कि जो नीति आयोग ने प्रस्ताव किया ना इसका लीजिंग का, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो उन्होंने कहीं पट्टा नहीं लिखा है इसके बारे में, लीजिंग लीजिंग टर्म ही चला रहे हैं। वहाँ आपको फिर ऐसे चलना चाहिए, राइट। अब ये तो एक पार्ट पर जो निर्धनों को कृषि भूमि का वितरण है का तरीका है हदबंदी। अब इसको, ये टर्म भी बहुत फेमस है, सीलिंग, ये भी चलेगा देवनागरी में वहाँ पर, जिसकी स्पेलिंग इस तरह से होती। बाकी तो मैं पढ़ाऊंगा, जब इनके बारे में लिखेंगे तब इंग्लिश की बात करेंगे सारा। ये भारत के भूमि सुधारों की विषय वस्तु, हर कंट्रीज मैं डीयू में था तो जापान के भूमि सुधार भी थे। तो एक होता है ना विषय का स्कोप फिक्स करते हो आप। आपने पॉलिटी में अगर आप ठीक ठाक समझ रखते हो, जो भी अधिनियम आते हैं सरकार लेके आती है अलग अलग टाइप के, तो उनको वो उस अधिनियम के अंदर जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उनकी वो परिभाषा बताता है एक्ट शुरुआत में। जैसे किसी अधिनियम में लिखा हुआ परिवार, परिवारों को ये लाभ मिलेगा, तो परिवार शब्द का अर्थ इस एक्ट में क्या है उसको वो शुरू में देंगे कि इस एक्ट में परिवार शब्द का मतलब बीपीएल परिवार होंगे या बीपीएल एपीएल सभी प्रकार के वो समझाएंगे उसके, ताकि कोई लीगल डिस्प्यूट का मामला ना रहे कि कोई परिवार कह दे कि हम भी तो परिवार हैं, तो आपने कहा कि परिवारों को मिलेगा इसलिए ये सुविधा हमें भी मिलनी चाहिए। तो फिर उनको बताएंगे कि इस एक्ट के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है उसको हमने शुरू में बताया हुआ है। तो यहाँ पर पढ़ के देखो कि इसमें लिखा हुआ है कि परिवार शब्द का अर्थ इस अधिनियम के अनुसार बीपीएल परिवार होंगे। क्या आप बीपीएल हो? कि नहीं सर हम बीपीएल तो नहीं है, तो फिर आपको नहीं इसका लाभ मिलेगा। तो हर एक्ट में अगर आप अलग अलग कानून की बात कर रहे हो तो कानून के हिसाब से, और अगर स्थान की बात कर रहे हो जैसे एक देश की बात कर रहे हो, तो भारत में भूमि सुधार में क्या है और जापान में क्या है, इसमें अंतर आ सकता है टॉपिक्स को। अब जिस कंट्री में छोटे खेतों का इश्यू है ही नहीं, वो जबरदस्ती भूमि सुधार छोटे खेतों में क्या करेंगे जब वहां छोटे खेत ही नहीं है। आपको पता है कि अमेरिका के फार्मलैंड्स बहुत बड़े हैं, और अमेरिका में इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं रही है कि जमींदार लंबरदार फलाना, जो ब्रिटिश पीरियड के अंदर हुआ करते थे। तो उनके लैंड रिफॉर्म्स अलग डायमेंशन पकड़ेंगे, और हमारे लैंड रिफॉर्म्स क्या डायमेंशन पकड़े हुए हैं वो मैंने आपको यहाँ पर प्रस्तुत। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भूमि सुधार पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही जैसे हैं, उनकी कंटेंट में डिफरेंस आ सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। तो भारत के ये हुए, अब हम वन बाय वन एक एक को उठाएंगे और उनके ऊपर लिखेंगे। तो आप
डायग्राम जिस पेज पे बनाया उसके अगले पेज पे चले जाओ। इंग्लिश में इसको ऐसा बोला, abolition of intermediaries। पैराग्राफ चेंज करके स्वतंत्रता प्राप्त पहले भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में भूधारण की अलग अलग प्रणालियों नियुक्त अलग अलग प्रणालियों में नियुक्त बिचौलिया के लगानों के इससे एक मिनट, बिचौलिया एक कॉमा लगाइए, विशेष रूप का लेखन कला भी समझाता हूँ आपको, विशेष रूप से जमींदार एक तो होता है कि आप थोड़ा डिटेल हिस्ट्री तो पढ़ना नहीं है यहाँ पर, ना हिस्ट्री को वर्णन करना है। अब हम अलग अलग प्रणालियों में उनके नाम भी लिख सकते हैं चाहे तो, तब जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी। प्रसंग देखना चाहिए, प्रसंगवश जो आप लिखते हो वही मान्य होता है। तब प्रासंगिकता कहते हैं ना, मतलब आपसे सवाल पूछा किसी ने कि गांव कब जाओगे, आप उसको डेट बताने की जगह भूमिका ज्यादा बना रहे हो तो वो इरिटेट हो जाएगा। कि मैंने एक सवाल पूछा गांव कब जाओगे, और ये 10 तरह की बातें उसके आसपास बोल रहा है, ये नहीं बता रहा है कि गांव कब जाएंगे, और ये कब बताएगा। अच्छा नहीं लगता है ना, मतलब उत्तर लेखन की कला क्या है सीएस में। उत्तर लेखन की कला ये बहुत अलंकृत शब्दों का प्रयोग करना, लंबी भूमिकाएं बनाना, ये नहीं है। सवाल को समझना है और उसकी मांग को पकड़ के टू द पॉइंट जाना है। बल्कि आम जीवन में भी वही लोग पसंद किए जाते हैं द पॉइंट होते हैं, उन्हीं की प्रतिष्ठा लॉन्ग टर्म में बनती है। ज्यादा बोलने वालों की प्रतिष्ठा लॉन्ग टर्म में नहीं बनती। कहीं अरे यार वो तो ऐसे ही बोलता है। मेजर्ड वे में स्पीकिंग करो, मेजर्ड वे में लिखो। व्यवहार में मेजरमेंट होगा तो लेखन में भी मेजरमेंट होगा। द्वैतवाद नहीं चलता है कि बाहर तो आप अलग तरह के आदमी हो और जब आप परीक्षा में लिखते हो तो अलग हो जाते हो, ऐसा नहीं होता है। तो मेक इट अ पॉइंट कि आप कोई भी प्रश्न पूछ रहा है आपसे तो आप उतना ही जवाब दो जो प्रश्न की मांग है।
चाहे वो इंटरव्यू बोर्ड हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे यूपीएससी का मेंस राइटिंग। तो हम बहुत ज़्यादा क्यों जाएं उसी, और जहां आपको फोकस देना उसको सामने लाओ। इसलिए तो मैंने कहा रुकिए, और मैंने ये लिख दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में भूधारण, भूधारण का मतलब लैंड को होल्ड करना, धारण करना, उ- उसकी अलग अलग प्रणालियां थी। वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो प्रणालियां कौन सी थी, इसलिए मैंने स्किप कर दिया उसको। और हम ऐसे लिए इसको साधारण रूप में, भूधारण की अलग अलग प्रणालियों में नियुक्त बिचौलिया। अब वो बिचौलिया भी कौन से, मुख्य रूप से, या बिचौलिया शब्द क्यों आ रहा है, क्योंकि जो लोग खेती कर रहे हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो तो राज्य हो गया, मतलब सरकार राज्य है, right? और किसान एक जनता का सेक्शन है, और उसके बीच में एक एजेंट अपॉइंट कर दिया गया कि भाई आपको लगान की वसूली करनी है, वो बिचौलिया बन गए। और ब्रिटिश सरकार ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, निहित स्वार्थ पैदा करने के लिए कि ऐसा क्या मॉडल लेके आए कि जिस जो हमें लगान कलेक्ट करके देगा उसका स्वार्थ उसके अंदर इन्वॉल्व कर दें। तो उनको स्वामी बना दिया जमीनों का। जमीन लेके तो उनको जाना नहीं था इंडिया से। तो जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे गांव के अंदर, उनको वो जमींदार अपॉइंट किया, और वो जमींदार स्वामी हो गए। वो कभी, एक कॉन्सेप्ट आता है एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, मतलब ऐसा लैंडलॉर्ड जो एब्सेंट रहता है, मतलब खुद नहीं जाता है, खेत कहाँ ये भी नहीं पता है, बस अपने घर में रहता है, राजशाही ठाट बाट से रहता है। तो ऐसे लोगों को क्या बोला गया हिस्ट्री के अंदर, एब्सेंटी लॉर्डली लैंडलॉर्ड्स। एब्सेंटी मतलब ये वर्ड है, टी में आई नहीं है, मतलब एंटी। लैंडलॉर्ड तो आप जानते हैं, तो क्या लिखूं मैं? ये वर्ड उच्चारण में कहीं और सुनाई दे रहा हो, इसलिए मैंने क्लियर किया है कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, अनुपस्थित है, मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, फिर किस बात का लगान वसूल। वो बिचौलिया ये लोग हैं, मतलब लंबरदार होता था एक, एक तो जमींदारी प्रथा थी, ज्यादा व्यापक तो वही थी। और महलवाड़ी एक होती थी जिसमें गांव समुदाय की जमीन मानी जाती थी, जमींदार या किसी आदमी की नहीं होती थी, पूरे गांव की मानी जाती। लोग खेती करते थे और उसमें से वो लगान उनको देना होता था, और लंबरदार लगान की वसूली करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे। अब उसको 5% कमीशन मिलता था कलेक्शन का, तो पंचरोत्रा के नाम से। अब ये हिस्ट्री चल रही है ना, मतलब तो आपको फायदा नहीं है इकोनॉमिक्स में, लेकिन मैं थोड़ा बता रहा हूँ, मतलब इकोनॉमिक्स में थोड़ी लिखा जाएगा पंचरोत्रा और ये सब लंबरदार फलाना। ये तरीका जो है वो बढ़िया है, लेकिन मैं आपको भूमिकाएं बता रहा हूँ। तो जमींदार का तो अपना हिस्सा होता था, तो जितना वसूलेगा उतना उसको फायदा मिलेगा, जमींदारी वाली प्रथा में। महलवाड़ी के अंदर का कुछ नहीं होता था, जो लंबरदार होता था, लेकिन उसको कमीशन मिलता था। जहाँ कमीशन मिलेगा वहां पर लोग शोषण वो भी करेंगे, कमीशन वाले। जैसे प्रॉपर्टी डीलर है, जैसे आपको जो रूम दिलाता है यहाँ पे, वो लोग क्या करते हैं, मतलब ज्यादा रेंट दिल, मतलब मकान मालिक को ज्यादा रेंट दिलवा देते हैं इस चक्कर में कि उनको 50% कमीशन मिलता है। 10,000 का रूम है तो 5 मिलेगा, और 12,000 का रूम है तो 6 मिलेगा। तो उसके दिमाग में ये रहता है कि ज्यादा रेंट करवा दें। अब उसको तो वन टाइम कमीशन मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि जो ये बच्चा है इसको तो हमेशा 12,000 रुपये देने पड़ेंगे, मकान मालिक तो 10 में भी तैयार हो रहा है। लेकिन वो छिपा के रखता है उस बात को, उनको कहता है आप टेंशन नहीं लो, मैं करवा दूंगा, और 12 में रूम दिलवा देता है। तो ये कमीशन, शेयर मार्केट के अंदर दलाल होते हैं, आपको आइडिया नहीं है अभी, लेकिन आप शेयर मार्केट में जब भी लेन देन करते हो तो एक दलाल कंपनी से जुड़ते हो, के बिना आप नहीं। भले ही ऑनलाइन में इस फॉर्म से शेयर मार्केट में बेचना खरीदना कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे को तो इकोनॉमिक्स आती है ना, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, और प्लस मेरे को नॉलेज है, प्लस मेरा अकाउंट है।
प्लस मैं करता हूँ, और क्या बताऊँ आप। तो भी मेरे जो लेन देन है वो मेरा अपना निर्णय होता है, तो भी मेरा जो भी मैं बेचूंगा या खरीदूंगा, उसका एक पार्ट छोटा सा कमीशन उस दलाल कंपनी को जाएगा। वो दलाल कंपनी ने मुझे एक ऐप दे रखा है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रखा है उस कंपनी, और वो स्टॉक एक्सचेंज से लाइसेंस लेते हैं और फिर ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करते हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अच्छा, मेरे से कोई गलती हो जाए इस फोन पर, तो मुंबई कौन जाएगा मेरी गलती को करेक्ट करने के लिए? मुंबई में कौन जाएगा? मैं तो जा नहीं सकता, और मेरे को पकड़ नहीं सकते, मेरे को कहाँ ढूंढेंगे वो? और मैं मान लीजिए वो यहाँ आए, मैं अपने गांव राजस्थान में चला गया, तो फिर वो कहाँ पकड़ेंगे? बात अपराध की नहीं है, मैं अपराध की नहीं कह रहा हूँ, मैं गलती की कह रहा हूँ। कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स में गलतियां हो जाती। इलेक्ट्रॉनिक्स भगवान तो नहीं है ना, है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही चल रहा है ना सब कुछ। उसमें कोई त्रुटि हो गई, मैंने ऑर्डर किया, मेरा मतलब मैंने खरीदा, तो मेरे को वो चीज मिल गई, लेकिन मेरे अकाउंट से पैसे नहीं कटे, तो सामने वाली पार्टी जिसने बेचे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कैसे होगा? और सामने वाली पार्टी ने सीधे मेरे को नहीं बेचे, ये प्लेटफॉर्म होता है, इसमें मालूम नहीं चलता बेचने वाला कौन है, नहीं ये पता लगता खरीदने वाला कौन है। जब आप खरीदते तो आपको पता होता है, लेकिन आपका नाम वहां नहीं होता है जब ये ट्रेडिंग होती है, क्योंकि उसमें साठ गांठ होने का डर होता है, इसलिए उसको गुमनाम ढंग से चलाया जाता है। जो ये दलाल कंपनियां होती है उनको पता होता है कि ऑर्डर्स कहाँ से कैसे जा रहे हैं। अब गलती होगी तो फिर इसको कौन करेगा? इसलिए ये दलाल कंपनियों को रखा हुआ है कि रामेश्वर का खाता आपने खोला तो आप जिम्मेदार हो, हम रामेश्वर को नहीं जानते। इसलिए वो मुंबई के अंदर उनके ऑफिस होते हैं, और वो उनको पकड़ते हैं, फिर वो हमसे कांटेक्ट। तो दलाल खराब नहीं होते आज की तारीख में, लेकिन आप उनको रेगुलेट करो। ब्रिटिश जमाने में दलाल रेगुलेटेड नहीं थे, वो तो शोषण को बढ़ावा देने का एक जरिया थे। अगर दलाल खराब होते तो आज भारत के अंदर स्टॉक मार्केट में दलाल क्यों होते? आपको कृषि मंडियां पढ़ाऊंगा, वहां दलाल क्यों होते? ये प्रॉपर्टी डीलर क्या यहाँ पे अपनी दुकान चला पाते? और ओला उबर को क्या कहते हो आप, वो भी दलाल हैं। और आपको इस बार की पीटी में एक सवाल आया था ई कॉमर्स के ऊपर। ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म होता है, ये अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये जो भी है, हमारे भारत सरकार ने कुछ नियम बना रखे हैं। वो नियमों के ऊपर एक सवाल आ गया था। सवाल के कई ऑप्शंस थे, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहे, लेकिन उसके अंदर मैं कुछ बात कर रहा हूँ। जिस कंपनी में जो भी ई कॉमर्स के अंदर काम कर रही है कंपनियां भारत में, ध्यान से सुनना आप मेरी बात, आपको ये मैं कहता हूँ कि ये तो टॉपिक हमारा चल ही रहा है, लेकिन आप टॉपिक से टॉपिक की कनेक्टिविटी को एक्सप्लोर करो। नहीं हो पाता मेरी क्लास में तो आप समझ लो कि आप नहीं कर पाओगे, अपनी सीमाएं आपको पता लग जाएगी, मेरी क्लास से पता लग जाएगी। और आए हो तो फिर करके जाओ, कोई माँ के पेट में सीख के नहीं आता है, तो वो सब यहाँ से चलता है। मैंने आपको कल भी यही कहा, मेरे को मोटिवेशनल बातें करना अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा, कि मैं काम करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, ये मोटिवेशन देने के बजाय। कल गुरु पूर्णिमा थी, तो दृष्टि के बच्चों ने केक वेक बहुत सारा कुछ किया, और मैंने 2-5 मिनट उनको जो बातें कहनी थी कही, लेकिन बच्चे मेरे पीछे पड़ गए कि आप सर मोटिवेशनल, मतलब आज आप चलने दो, आपको सुनना अच्छा लगता है। मैंने कहा देखो, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो उसका महत्व खत्म हो जाए। एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहने में क्या फ़ायदा है? मैंने कहा मेरे हर वीडियो के अंदर जिन बातों को मैंने कहा है आप उस पर चलो, और अभी जो आपको बोला उस पर चलो। हर क्लास में तो कुछ ना कुछ बोलता ही हूँ, तो जो मैंने एक दो बातें भी बोली पहले उसको कर लो आप, उसके बाद में फिर मेरे से मिलना, उसके बाद देखेंगे। मैंने कहा पढ़ाई करेंगे, तो उनको सबको केक वेक खिला के मैंने कहा टॉपिक पे आ जाएंगे। तो
जो बातें मैं कहता हूँ क्लास के अंदर, हो सकता है आपको थोड़ा मेरा लेवल लगे, तो लेवल नहीं होगा तो फिर दिल्ली आने का फायदा क्या है? आप फिर इधर ही रहिए, क्योंकि यहाँ पर तो खर्चा ज्यादा है। और आप हार्वर्ड जाके भी उसको कहते हो कि हमारी लोकल यूनिवर्सिटी के हिसाब से पढ़ाओ, तो वो प्रोफेसर क्या पढ़ाएगा फिर? इसका बेस्ट तो आपने रोक दिया, तो आपको फायदा नहीं मिला ना उस चीज। ये मैं आपको कहना, तो ये जो दलाल का सेटअप है, मतलब आपको ऐसे नहीं मन में बैठाना है कि दलाल खराब होते हैं, और दलाल ये भी थे, ये तो आजाद थे एक तरह। वो तो ये कहा हुआ था कि जितना ले सकते हो उतना लो, और अब हम दलालों का वो नियमन करते हैं। और ई कॉमर्स वाली जो बात मैं आपको कह रहा था, वो भी दलाल है। अब ये भारत में ई कॉमर्स नया नया है, मतलब अभी इतना लार्ज स्केल का नहीं है, इसलिए हमारी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया शुरुआत में, जो चल रहा है वैसे चल। लेकिन जो ई कॉमर्स कंपनियों में एफडीआई है, मतलब जो बाहर की कंपनियां हैं, अगर बाहर का निवेश आ गया उनमें, उनके लिए ये प्रतिबंध है कि वो अपना माल नहीं बेचेंगे। मतलब जैसे अमेजन बाहर की कंपनी है, फ्लिपकार्ट आपको दिखता है भारत की है, लेकिन वॉलमार्ट ने का 77% हिस्सा खरीद लिया। 51 या उससे ज्यादा होते ही वो, अगर विदेशियों का 51% या ज्यादा है तो वो विदेशी हो गया। अब उसमें नियम है कि आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, पहली चीज। अब आप, भारत के व्यापारियों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि कुछ अ, विक्रेता जो उनकी वेबसाइट पे नजर आते हैं, उनका माल ज्यादा बिकता है। जैसे आपने अमेजन में क्लाउड टेल का नाम सुना हो, तो देखते हैं कि बार बार क्लाउड टेल सबसे ऊपर आ जाता है, स्मार्टफोन खरीदना क्लाउड टेल, मतलब वही ज्यादा दिख। भारत के व्यापारियों को ये कहना था कि कहीं ना कहीं अमेजन का क्लाउड टेल के साथ कनेक्शन है, मतलब इन्हीं की फर्म है, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि क्लाउड टेल अलग है। अब कई बार ऐसे ऐसे कनेक्शंस बनते हैं कि आप पता नहीं लग पाता कि एग्जैक्टली ये कंपनी की ओनरशिप क्या है। हमारी सरकार ने कहा इतनी माथापच्ची करने के बजाय हम एक नियम बनाते हैं कि कोई भी सेलर जो इनकी वेबसाइट पे दिखेगा, 25% से ज्यादा सेल नहीं कर पाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए एक साल में 1,000 फोन बिकते हो, तो एक सेलर 250 फोन से ज्यादा नहीं बेचेगा, चाहे वो भारत का हो बाहर का हो कोई। इससे क्या हो गया कि कंट्रोल हो गया ना ये, कि भाई मान लीजिए आप एक फर्म का रिसर्च करने में तो आपको टाइम लग जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता है, ये फर्म ने उसमें पैसा लगा दिया, उसने उसमें लगा दिया, उस इससे पता लगेगा कि रियल क्या है। तो उन्होंने ये रूल बनाया जिस पर अभी सवाल पूछा गया। ये बेसिकली क्या है कि कमीशन लेती है, दलाल जैसी है। मैं सेलर हूँ, मैं अपना माल उस पर दिखाऊंगा, तो अमेजन मेरे से पैसा नहीं लेगा, लेगा ना उस प्लेटफॉर्म का यूज करने का। इस तरह से अली बाबा नाम की कंपनी का नाम भी सुना होगा आपने। मैं एक बार जयपुर गया हुआ था, तो मेरे के फादर एक्सपायर हो गए थे, तो लड़का मेरे को कह रहा था कि सर मैं डायमंड का काम करता हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि अली बाबा के ऊपर अपना डायमंड्स को दिखा दूँ मैं। तो मैंने कहा उनका क्या सिस्टम है कि साल के 1,20,000 रुपये लेते हैं, फिर चाहे आप जितना माल बेचो उसमें कोई कमीशन नहीं होता है, एक बार वन टाइम 1,20,000 लेते हैं। तो उन्होंने एक सिस्टम बना रखा, तो वो अली बाबा क्या एक दलाल है, क्योंकि उसकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे लोग जाते हैं, वहां अगर आप अपना डायमंड दिखा दोगे तो डिस्प्ले करके वो जिसको पसंद आएगा खरीदेगा। कहने का मतलब ये, ओला उबर क्या है, दलाल है, क्योंकि आप गाड़ी खरीदते हो उससे कनेक्ट कराते हो। उनकी अपनी भी गाड़ियां कुछ हो सकती है, लेकिन ज्यादातर वो इंडिया में इस ट्रांसपोर्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है अभी कि वो मतलब अपनी ट्रांसपोर्ट गाड़ी नहीं रखेगा, या इस तरह की रूलिंग नहीं आई है। ई कॉमर्स में है, आपने गाड़ी खरीद के उनसे कनेक्ट करा दी। अब वो टेक्नोलॉजी बना रखी है उन्होंने, वो गाड़ी सवारियां उसको बुक करती है उनकी टेक्नोलॉजी पे, आपका नंबर आ गया आप चलो, वो अब उनका कमीशन लेते हैं। वो भी दलाल हैं, तो दलाल मूल रूप से खराब नहीं होते।
हमारी व्यवस्था उनको खराब कर देती है, शोषणकारी। कई बार ये गाड़ियों वाले भी कहते हैं कि ओला उबर हमारा शोषण कर रहे हैं। शुरुआत में इंसेंटिव देते थे कि आप 5 सवारियां ले जाइए और आपको 1500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर 5 सवारियां घुमा दी थी। वो इंसेंटिव के चक्कर में इनका पैसा बढ़िया बनता था, तो कई सारे लोग अपना ऑटो छोड़ के गाड़ी ले आए। अब जब बहुत सारी गाड़ियां हो गई तो कंपनी ने क्या किया है कि वो इंसेंटिव को हटा दिया। अब वो परेशान है कि किस्तें भी नहीं चुक रही है। इसलिए लगता है कि सरकार को यहाँ पर काम करना। थोड़ा सा टाइम लिया मैंने इस बात को समझाने के लिए। तो विशेष रूप से जमींदार आगे लिखे ऊंचे लगानों के माध्यम किसानों का शोषण करते। ऊंचे लगानों के माध्यम से किसानों का शोषण करते थे। आगे लिखिए इससे भारत की उत्पादक अपने निम्नतम स्तर पर आ गई थी। आप लैंग्वेज पर माइंड करेंगे तो कनेक्टेड राइटिंग है ना ये। किसानों का शोषण करते थे। अब शोषण किससे जुड़ता है? उत्पादकता से। इससे भारत की कृषि उत्पादकता अपने लोवेस्ट लेवल पे चली गई। वो ज्यादा शोषण कर रहे थे। शोषण और उत्पादकता आपस में हुए रहे थे। पैराग्राफ चेंज कर। यह ध्यान देने योग्य है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नियोजित ढंग भारत के हस्तशिल्प उद्योग हस्तशिल्प नष्ट करने की कोशिश ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्राम्यकरण भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्राम्यकरण अंडरलाइन के
रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीकरण किया जा सके। अच्छा शब्द है, ऐसे आने चाहिए बीच बीच में, तो मार्क्स इम्प्रूवमेंट हो। एक शहरीकरण होता है, ये ग्रामीकरण है। मैं समझाऊंगा आपको, आप पैराग्राफ चेंज करें। भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रामीकरण के कारण या ग्रामीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत, ऐसे कह रहे हैं। प्रक्रिया के अंतर्गत शहरों और कस्बों से बड़ी मात्रा में गांवों की ओर लोगों का पलायन हुआ। पूर्ण विराम लगाइए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की मांग बढ़ी और लगान का स्तर उच्च हो गया। पूर्ण विराम लगाइए। हम ये कारण बता रहे हैं यहाँ पर कि ज्यादा लगान क्यों पैदा हुए। शोषण ज्यादा, मतलब एक बात ये होती है कि जमींदार शोषण कर रहे थे, तो दूसरी बात ये भी है कि जिनका वो शोषण कर रहे थे उनकी क्या मजबूरी थी। तब जैसे मेरा कोई शोषण करे तो मैं वो जगह छोड़ दूंगा कि भाई, मान लो मैं दृष्टि में पढ़ाता हूँ और वो मेरा शोषण करेंगे, मैं कहूँगा कि ठीक है, मेरे को नहीं पढ़ाना। मतलब शोषण में मेरी भी तो कहीं सहमति या मजबूरी कुछ तो था ना इसके भी। तो आपको राइट पॉइंट को पकड़ना है। राइट पॉइंट क्या होगा कि रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की जो प्रोसेस थी कि हम इस अर्थव्यवस्था का वो कर दें, मतलब इसको ग्रामीण टाइप का बना दें। तो उस जमाने के अंदर तो हस्तशिल्प उद्योग भारत का फेमस था। आप BL ग्रोवर, यशपाल ग्रोवर की हिस्ट्री की किताब पढ़ेंगे, उसमें भी आपको दिखेगा कि भारत में पूंजीवादी विकास के सभी लक्षण विद्यमान थे इंडिया में। हमारे यहाँ स्वदेशी बैंकर होते थे, मतलब KTR, श्रॉफ, महाजन, इनके नाम जातियां होती थी पुराने जमाने में। ये लोग धन का लेन देन करते थे। पूंजीवादी विकास में धन का लेन देन होना बहुत जरूरी है। अगर फाइनेंशियल मार्केट आज, अगर भारत से आप स्टॉक मार्केट हटा दो, बैंक्स को हटा दो, जो नॉन बैंकिंग संस्थाएं भी है जैसे मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, इन सबको हटा दो आप, तो आपको क्या लगता है भारत की जो प्रोडक्शन है वो नीचे नहीं चली जाएगी? कितने लोग किस्तों में गाड़ियां खरीदते हैं, चाहे वो बाइक हो, कार हो, है ना, मतलब, और घर भी, घर तो किस्तों में ही लेते हैं कई
90% लोग। और महंगे महंगे घर होते हैं, एक साथ आप पेमेंट नहीं कर पाते हो। जो बिल्डर कंपनियां होती है वो तो दिवालिया हो जाएगी अगर अगर बैंक फाइनेंस देने से मना कर दे। और आजकल ब्याज दरें बढ़ रही है भाई, क्योंकि हमारे देश में फिलिप्स करो आपको बताया था, तो इन्फ्लेशन का दबाव बना हुआ है। ले देकर हमें कुछ समझ नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, ब्याज दर बढ़ा देते हैं। कारण कुछ और होता है, निशाना कहीं और लगाते हैं। ये भारत का सिस्टम है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब आप पढ़ोगे तो। क्योंकि बच्चे सोचते हैं फिर सर इतना बता रहे हैं, सर का क्या नॉलेज है इसमें ऐसे सोचते हैं। सर तो ऐसी बातें तो कोचिंग के टीचर है, ऐसे कैसे बता रहे हैं, मतलब कि मतलब कारण कहीं और है, निशाना कहीं और है। ऐसा बच्चों के मन में आता है कि इतने विद्वान तो नहीं लगते हैं सर, फिर ऐसे कैसे करें तो आपको धीरे धीरे मालूम चल जाएगा कि मैं सही कह रहा था कि भारत की मुद्रास्फीति बहुत सारे दूसरे कारक ज्यादा काम कर रहे हैं। तो वो मैं समय के हिसाब से बताऊंगा, नहीं तो विषयांतर हो जाएंगे हम। तो क्या है कि अ, मतलब रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर उस जमाने में जैसे हस्तशिल्प उद्योग बहुत अच्छा था भारत का, और लोग उसमें जुड़े हुए थे। सरकार ने नियोजित, मैंने एक वर्ड लिखा है यार, नियोजित ढंग, प्लान्ड वे में, प्लानिंग के तहत, एक मतलब जैसे आप मर्डर करते हो तो प्लानिंग करते हो ना मर्डर की। एक आपकी गाड़ी से कोई टक्कर खा गया तो क्या प्लानिंग थी इसके पीछे? तो नियोजन का मतलब मैं बता रहा हूँ। नियोजन में आप सोच समझ के, एक टारगेट होता है और इसके बाद ये करना ऐसे करके चल। तो उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर ये लोग डिपेंड है कि हस्तशिल्प है तो इनको खत्म करो। उनको ध्वस्त करने के बाद वहाँ कोई काम नहीं रहा। लोग गाँव की तरफ, जैसे कोरोना में क्या हुआ कि लोग गाँव की तरफ मूव किए, लेकिन ये टेम्परेरी फिनोमिना था। मतलब इट इज अ काइंड ऑफ रिवर्स माइग्रेशन की आमतौर पे तो गाँव से शहरों की तरफ माइग्रेशन होता है, और शहर से गांव की तरफ हो रहा है तो रिवर्स माइग्रेशन बोलते हैं। तो वो तो स्थायी प्रकार का था, ये तो अस्थायी था। और फिर भी हमारी सरकार ने, आपको पता है, कोरोना के स्टेप्स जो उठाए उसमें आपको, आप मेरा वीडियो देखोगे यूट्यूब वीडियो पे एक डाल रखा है मैंने, कि बारबेल स्ट्रेटेजी अपनाई थी हम लोगों ने। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में भी उसका जिक्र किया गया था, पिछले बार के वाले में भी किया गया। तो जो बारबेल स्ट्रेटेजी होती है उसमें क्या होता है कि आप समस्या को वो समझ नहीं आ पाती। आप नियोजन कब कर पाते हो, जब आपको वो चीज समझ आए। मतलब जैसे यूपीएससी एक प्रॉब्लम है कि आप हमें क्लियर करनी है, लेकिन ये समझ में आने वाली परीक्षा है कि क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, सिलेबस क्या है। मेरे हिसाब से तो सिलेबस होने से ही ये बात क्लियर हो जाती है कि ये प्रॉब्लम हम निपटा सकते हैं। मतलब तो आप पूर्व नियोजन कब कर सकते हो, जब समस्या क्लियर दिखती है। जब समस्या में क्लैरिटी नहीं हो तो आप नियोजन कैसे करोगे? फिर तो आप सिचुएशन देख के उसको बदलोगे। मतलब कोरोना किस तरह की प्रॉब्लम थी, समझ में नहीं आ रही थी। वायरस क्या रूप बदलेगा, क्या मॉडिफिकेशंस उसमें हो जाएंगे, ये समझ नहीं आ पा रहा था गवर्नमेंट। सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन लगा दिया कि चलो अभी तो ये लगा दें ताकि इन्फेक्शन ना फैले। उस लॉकडाउन की पीरियड में अपने हॉस्पिटल और अन्य चीज़ों को वो किया। फिर धीरे धीरे उसको रिलैक्स किया। फिर साथ में सोचा कि पहले तो नारा लगाया कि जान है तो जहान है। लोग कहते थे ना कि यार हम पैसे कैसे कमाएंगे, क्या होगा, तो पहले पहले जान तो संभाल लो तब जहान है। फिर बाद में सरकार कहने लगी कि जान भी और जहान भी। पहले क्या बोला, जान है तो जहान, जान है तो जहान है, और बाद में कह रही है जान भी और जहान भी। तो जान भी और जहान, जान भी और जहान भी का मतलब क्या है, हमें जीना भी है और इस दुनिया को भोगना भी है, मतलब जहान भी चाहिए। तो रोजगार वगैरह तो सरकार ने धीरे धीरे फिर उसको ओपन किया। जो लोगों को अनाज की प्रॉब्लम थी उनको फ्री में दिया, ऐसे करके चलाया उसको। जब आप मौका देख के चेंज होते हो तो इसको क्या बोलते हैं, हार्वेल स्ट्रेटेजी।
और इसको एजाइल फ्रेमवर्क भी कहते हैं। वो सर्वे अप टू डेट रहना पड़ेगा, अप टू डेट रहोगे तो ही हो सकता है यूपीएस। सपने तो सारे लोग देखते हैं कि हमें आईएएस बनना है, करते कुछ नहीं है। थोड़ा ज्यादा पढ़ा दो तो प्रॉब्लम है। यही सारी समस्या है। तो मौका देख के चेंज मारने को हम क्या कहते हैं? एजाइल। कुछ बच्चा जो चंचल होता है उसको क्या बोलते हो आप? एजाइल। चंचल बच्चे की कोई प्रिडिक्शन कर सकते हो आप? कभी सोफा से कूद के उधर चला जाएगा, उधर से। आप मेरा कर सकते हो कि रामेश्वर सर केस है, लेकिन बच्चे का, चंचल बच्चे का नहीं कर पाओगे। जो स्टेबल और स्थिर प्रकार का है उसको तो आप समझ सकते हो कि सर से ऐसे बात करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जिसका स्वभाव ही अस्थिर रहता हो तो आप उसके लिए क्या रणनीति बना सकते हो? नथिंग। फिर तो जब वो वहां हस्तशिल्प को हटाया तो वो लोग इधर आए गाँव की तरफ, राइट? परमानेंटली आ रहे थे। अब गाँव में कृषि कार्य होता है तो जमीन रहती है, जमीन की डिमांड बढ़ने लगी। और जमीन की वैल्यू लगान में होती है। जमीन की वैल्यू लगान में, मतलब रेंट आप कितना। जैसे आप देखोगे इधर मुखर्जी नगर में रेंट आपको ज्यादा दिखेगा, वजीराबाद में कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि मुखर्जी नगर में ज्यादा बच्चे, कई सारे बच्चे ऐसे जो नजदीक रहना चाहते हैं। यहाँ जितना अकोमोडेशन है उसकी तुलना में डिमांड ज्यादा है, तो शॉर्टेज पैदा हो जाती है। और शॉर्टेज पैदा होते ही वो वैल्यू बढ़ने लगती है। इकोनॉमिक्स में एक ही सिस्टम है, जिस चीज की दुर्लभता होगी, जिस चीज की शॉर्टेज होगी, उस चीज की कीमत होगी। कोई चीज आपके लिए उपयोगी कितनी भी हो, लेकिन अगर उसकी शॉर्टेज नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। जैसे पानी है, पानी हमारे लिए अमूल्य है, मतलब क्योंकि हम अगर उसका यूज नहीं कर पाए तो डेथ हो जाएगी, हमारी बॉडी नहीं काम कर पाएगी। और जितना हमें पानी चाहिए होता है उसके हिसाब से पानी मिल जाता है। मिनरल वाटर की कमी है, जो साफ पानी है, तो कमी के हिसाब से वो 1 लीटर 20 रुपए का आता है। टाटा कंपनी एक पानी बनाती है, इसमें 20 साल का पानी रहता है। मतलब जो हिमालय के अंदर बूंद बूंद टपकता है पहाड़ों के अंदर, वो पानी को इकट्ठा करती है। तो वो 250 रुपये 300 रुपये का 250 ml, इतना महंगा पानी आता है। अब ये पानी क्यों महंगा है? पानी तो पानी है ना, वो कोई मशीन है क्या? पानी बनाने की कॉस्ट क्या मानते हो आप? आप फोन बनाने की कॉस्ट मान सकते हो, कपड़ा बनाने की कॉस्ट मान सकते हो, इसकी कॉस्ट मान सकते हो। पानी की क्या कॉस्ट है देखा जाए तो? क्यों देखा जाए तो पानी के अंदर तो इसी कोई कलाकारी करनी नहीं है आपको। लेकिन वो पानी दुर्लभ है, वो वहां की वो कंपनी धीरे धीरे उसको इकट्ठा करती है। आपको 250 रुपये नहीं देने हैं तो आप दूसरा पानी लीजिए। लेकिन ये पानी तो ज्यादा सीमित है, आपको देना पड़ेगा। नहीं देना चाहते हो तो आप मत लो, शॉर्टेज पे है ये। डायमंड्स जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन हमारे देखा जाए तो कोई खास काम के नहीं है, लेकिन उनकी सप्लाई बहुत कम है। तो शॉर्टेज होने की वजह से डायमंड्स बहुत ज्यादा कॉस्टली है। पानी उतना शॉर्टेज में नहीं है, इस तरह का पानी शॉर्टेज में है तो उसके हिसाब से उसकी रेट है। तो जमीन की मांग बढ़ने से क्या हुआ कि उसकी शॉर्टेज पैदा हुई, और शॉर्टेज पैदा होने के साथ क्या हुआ? लगान ज्यादा हो गया। वो प्रोसेस बताने के लिए मैंने आप पैराग्राफ चेंज कर। भारत इसका क्या बन सके? कॉन्टेक्स्ट पे लिखा जाता है ना बेटे, मतलब इस चीज का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। अब कॉन्टेक्स्ट भूमि सुधारों का चल रहा है, तो हम उस कॉन्टेक्स्ट पे नहीं जा सकते। संदर्भ के साथ चलना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज तो काफी वाइड थी और बहुत सारे उसके वो चीजें थी, डायमेंशन थे। लेकिन हम उन डायमेंशंस में नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इधर देखो आप।
यहाँ पर जैसे मैं कहाँ फोकस कर रहा हूँ, अब मैंने क्या कहा, बाकी को हटा दिया, विशेष रूप से जमींदार लिखा, डायरेक्शन देनी होती है ना। अब आप जनरलाइज्ड उसको कर दोगे तो वो परीक्षा कैसे इसको रिलेट करेगा, तो आपको लगान की तरफ ले जाना है उसे, तो आप दूसरे पर्पज वहां नहीं डाल सकते। आ रही बात समझ में, ये पॉइंटेड चलना पड़ेगा। पैराग्राफ चेंज करिए कि भारत में बिचौलियों के अंत की शुरुआत सबसे पहले 1948 में मद्रास राज्य के द्वारा की गई। पूर्ण विराम लगाइए, धीरे धीरे पूर्ण विराम लगाकर आगे लिखिए, धीरे धीरे अन्य राज्यों द्वारा भी बिचौलियों के उन्मूलन के लिए प्रयास किए गए। पूर्ण विराम लगाइए। 1972 तक भारत में बिचौलियों का पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया। पूर्ण विराम लगाइए, पैराग्राफ चेंज करिए। भारत में यह है भूमि सुधार सर्वाधिक सफल भूमि सुधार माना गया है। पूर्ण विराम लगाइए। लगभग 20 मिलियन किसान राज्य के सीधे संपर्क में आए। और ऐसे लिखिए, इकोनॉमिक कंडीशन इंग्लिश में लिखिए पहले, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ब्रैकेट में लिखिए, सामाजिक आर्थिक में सुधार देखने को मिला है।
के पीछे ब्रैकेट में लिखिए यूपीएससी मेंस 2021, कोष्टक में लिखना है मेंस। एक सवाल आया था कि ये जो सीमांत और लघु कृषक है, भूमि सुधारों से इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में कैसे बदलाव आया, कहाँ कहाँ पर आया, इसको लेके सवाल क्या हुआ था। ये वाले सवाल को करने के लिए आपको अलग अलग जगह पे से उठाना पड़ेगा इस चीज, तो एक जगह यहाँ बनेगी, मतलब आगे में कहीं भी इस तरह की बात आएगी, ऐसी लैंग्वेज आके ये लिखाऊंगा तो आप एक ही सवाल समझना उसे, मतलब एक ही उस सवाल को करने के लिए आपको अलग अलग जगह से, भूमि सुधार एक टॉपिक नहीं था ना, उसमें चकबंदी भी है भूमि सुधारों में इंडिया में। एक रिसर्च कहता है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी लागू होने के बाद किसानों ने बैंकों से ज्यादा ऋण लेना शुरू किया उसमें सुधार करने के लिए, तो इससे उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन चकबंदी भी प्रभावित कर रही है। तो मैं आगे आप पर आगे बात करूंगा इस, फिलहाल तो आप ये समझो कि अगर किसान को जमीन मिल रही है, जमींदार हट रहे हैं, जमीन सामाजिक और आर्थिक दोनों चीजों में बदलाव करती है। जिसके पास समाज मतलब जिसके पास जमीन होती है, समाज में उसको रेस्पेक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। जमीन की बहुत वैल्यू है गांव के। आप तो जमीन छोड़ दो, मैं जब गांव जाता रहता हूँ मतलब, तो पहले लोग मेरे को पूछते थे घर के मकान में रहते हो या किराए के, मतलब ये कोई सवाल प्रासंगिक नहीं था कि आपका अपना मकान है कि क्या मकान में रहते हैं, उनको ये पूछना चाहिए कि भाई आप कैसे हो। फिर गाड़ी से गए तो पूछेंगे अपनी है कि मतलब किसी मतलब ऐसे आए हो, पर किसी न किसी बहाने से पूछ ही लेते हैं। एक रिश्तेदार मेरे को बोले कि रामेश्वर जी आजकल कौन सी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं। यार कैसे बेतुके से सवाल है, गाड़ी कौन सी मेंटेन कर रहे हैं, मैंने कहा बस आम गाड़ियां होती है उसमें, और क्या मेंटेन का क्या मतलब है। मैं तो ऐसे चिढ़ोड़ जाता हूँ उल्टा कि आप मतलब हमारा स्टेटस क्यों पता लगा रहे हो, और मैं बता दूंगा तो फिर आपको टेंशन हो जाएगी। अब हमारे एक मित्र बहुत पहले मेरे साथ पढ़े थे, उनको पता लग गया है कि मेरे साथी रामेश्वर जो है वो वहाँ दिल्ली में पढ़ा रहा है, वो स्कूल में टीचर, वो हमारे गांव से निकला, गांव में उसको मालूम था। तो उसने मेरे को फोन किया कि भाई यार रामेश्वरम दादा याद है ना, हम बस के अंदर बैठ के ऐसे जाते थे स्कूल, और ये मेरे को सारी बातें याद आ गई। तो हम बातचीत करने लगे, फिर बोले कि और क्या मतलब लगभग मतलब तुम्हारा पैकेज तो बहुत ज़्यादा होगा। मैंने कहा कि नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं। तो नहीं फिर भी, मैंने कहा फिर भी कि क्या मतलब है इसे, तो खुद ही बता दिया कि इतना तो होगा ही, मतलब कैसे कैसे करके, लेकिन मैं नहीं फंसा उनके जाल में। अच्छा इसमें क्या, लोग तो आगे होके बताते हैं हमारा ये पैकेज। मेरे को ये लगा, मैंने उसको कहा यार देख हमारी दोस्ती दोस्ती के इसमें ये चीज मत करो, मैं उधर आऊंगा ना घूमने, तब हम गाड़ी में बातें करेंगे बहुत सारी, वहां बताऊंगा तो क्या मेरा पैकेज, वहां देखेंगे। अभी तो ये बताओ तुम्हारे बच्चे कितने हैं, क्या कर रहे हो, और कैसे याद किया, ये बात बताओ ना, क्या क्या क्यों याद किया मुझे, कि मेरा बेटा है यार वो पढ़ रहा है आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो मैंने कहा ये बात बता ना, मेरा नंबर दे देना, कभी बात करेगा। दिल्ली आ जाए तो और भी अच्छा, नहीं तो उधर आएंगे तो मैं जयपुर जाऊंगा तो फिर मिल लूंगा उससे। ये बताओ ना बात की, ये ऐसे करना है उसका। अब ये वो पैकेज फलाना किधर से किधर चले गए, तो ये तो लोगों की आदत होती है, और कुछ लोग जानबूझ के भी अपना वो करते हैं, इन चीजों में मेरी रुचि कम है, लेकिन इस बात का प्रभाव पड़ता है। अब झूठ क्या बोले, मतलब तो अब किसी ने पूछ लिया आपका घर है कि, तब क्या बोलो, मैंने कहा हमारा ही है, तो वो अच्छा दिल्ली में घर है आपका कि, ऐसे इसी में उनका सीन चेंज हो जाता है, वो रेस्पेक्ट बदल जाता है, अरे सर को पानी पिलाओ, अरे यार इस तरह का। अरे क्या हो गया ऐसे, मेरी नेचर देखो, मेरा व्यवहार देखो, मेरा घर से आप ना, वो मेरे घर में आने वाले, लेकिन बस यही कि घर है इनका। इसलिए आप समाज में अगर कोई
गरीब व्यक्ति को जो समाज में तिरस्कार मिलता है, अगर आप उसको जमीन मिलती है तो उसकी सोशो कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना आपको। समाज में समानता, समाज में रेस्पेक्ट, समाज में समावेश, ये चीजें आती है सामाजिक कंडीशन, बराबरी, रेस्पेक्ट, ये सामाजिक, सामाजिक में इकोनॉमिक्स नहीं है। हाँ, लेकिन इकोनॉमिक्स सामाजिकता को प्रभावित करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सामाजिक इकोनॉमिक्स नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। न्यूट्रिशन लंबाई है क्या? न्यूट्रिशन लंबाई है, लेकिन न्यूट्रिशन से लंबाई बढ़ती है, ये तो सबको पता है ना, कि बच्चे को अगर हम न्यूट्रिशन देंगे तो उसकी लंबाई खींचेगा वो। ये लंबाई लंबाई बढ़ने वाली जो उम्र होती है, तो सबसे बढ़िया उम्र कौन सी होती है? 5 साल, अंडर 5। एक्सरसाइज क्या लंबाई होती है? लेकिन एक्सरसाइज करने से लंबाई बढ़ती। टाइम एरिया बने हुए हैं ना भाई, ये सामाजिक एरिया है, ये इकोनॉमिक्स है। आपकी बॉडी के अंदर आप इंडोक्राइन अलग पढ़ते हो, रेस्पिरेटरी अलग पढ़ते हो, सिस्टम पढ़ते हो ना साइंस में, फिर आप एक ह्यूमन बॉडी की समझ डेवलप करते हो। तो समाज को पढ़ोगे तो सामाजिक विषयों में इकोनॉमिक्स थोड़ी घुस जाएगा। कोई समाज शास्त्र के अंदर, हाँ, शोषण की बात होगी तो समाज शास्त्र में आ जाएगी कि भाई शोषण क्या है, रिलेशन है ना। जहाँ रिलेशन है वहाँ समाज है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बोला ना। जहाँ रिलेशन है वहाँ समाज है, जहाँ रिलेशन नहीं है वहाँ समाज नहीं। शोषण क्या है? दो आदमी हो गए बगैर शोषण कैसे हो जाएगा? दो आदमी और उनकी रिलेशन है बीच में, इसलिए समाज शास्त्र में मार्क्स वगैरह फलाना ये सब पढ़े जाते हैं, राइट। तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशो को अलग समझिए, इकोनॉमिक। तो सोशो तो इम्प्रूव हो गई क्योंकि जमीन उसके पास आ रही है, तो गांव वाले कहेंगे भाई इसके पास जमीन है। दूसरा पॉइंट कि जमीन है तो इनकम है, उत्पादन। तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में क्या है? चेंज। बहुत बढ़िया ये लेखन है, सोशो इकोनॉमिक। आदत में डालो कहीं, निबंध के अंदर कहीं सोशो इकोनॉमिक की जोड़ी बनती है आपस में। इसीलिए आज महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आप ज्यादातर उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात क्यों करते हो? आप ये देखो ना, जिस घर के अंदर महिला अगर प्रोफेसर है, जो भी उसका पति भी उससे दब के रहेगा, थोड़ा सा कंट्रोल होके बात करेगा वो। क्यों? क्योंकि वो कमाती है इसलिए। तो मैं, हमारी क्लास में गर्ल्स कौन सी है भाई, नहीं तो थोड़ा सा कम हंस रही थी। तो आप समझ गए ना इस चीज को, इसलिए हंस रहे हो आप कि हाँ सर हमें यही करना है, अब आईएएस बनना है, प्रोफेसर बनना है, और अपनी सामाजिक स्थिति में क्या करना है? सुधार। तो इकोनॉमिक्स में इम्प्रूवमेंट से सामाजिक स्थिति में सुधार का बहुत गहरा ताल्लुक, यही बात। तो एक ये चीज चल रही है, पैराग्राफ चेंज करिए, थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, देखो आप ये मत कहना यार सर ने तो एक ही पेज लिखा है। मैं पेज भराने में कम विश्वास कर, और धीरे धीरे उठाएंगे तो। इतना जल्दबाजी मत करना, देखो जल्दबाजी के लिए मैं नहीं हूँ, मैं धीरे धीरे विकास के लिए हूँ। एक दिन में पहाड़ खड़ा नहीं होगा, तरकीब से होगा। ये मटेरियल से ओवरलोड कर देना, मेरे यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ये और बता दूं मैं आपको, मटेरियल यही है जो चल रहा है। दूसरा पीटी में दूंगा आपको। इकोनॉमिक्स बदलता रहता है, स्टैटिक हो जाएगा। अब मैं इसे कैसे लिखाऊंगा? यूपीएससी में आ गया ना लैंग्वेज में, आपको कमी लगे तो मेरे को बोलना है कि सर आपके मटेरियल में है कमी, नहीं तो बोरे भरे जाते हैं मटेरियल्स, उसी में रह जाता है आदमी। इतना मटेरियल, मटेरियल ही पढ़ना था दोस्तों, तो आज इंटरनेट से लेके सारा ही कुछ है, मार्केट में भी मिल ही जाता है। ऑफलाइन क्लासेस, टीचर से संपर्क, राइटिंग प्रैक्टिस, उसके बिना नहीं होगा सुधार। ये वीडियो वगैरह से कुछ नहीं होने वाला है। मजबूरी में वीडियोस काम की चीज होती है भाई, दूरस्थ है तो चलो ठीक है, एक 50% समाधान है। क्लास के टीचर का एक ओरा होता है, उसका एक प्रभाव क्षेत्र होता है, वो प्रभाव में आप आओगी तब तो पर्सनालिटी सुधरेगी।
संपर्क में आओगे, लिखोगे, वो 2 बात बोलेगा, करेक्शन करेगा आमने सामने, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो वो चीजें, मटेरियल से बचो आप, ज्यादा नहीं, सीमित मात्रा में होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। इसलिए हम मटेरियल में ओवरलोड नहीं करते बच्चों को। मैं तो कितने साल हो गए, मैं 2004 से पढ़ा रहा हूँ। मैं तो इतना सारा मटेरियल बना बना के आपको इतना किताबें इकट्ठी कर देता नहीं देता हूँ। क्लास में डिक्टेशन, और टीचर जब तक खुद नहीं लिखेगा, आप देख रहे हो ना, मैं खुद बोर्ड पे लिख रहा हूँ या बता रहा हूँ, लैंग्वेज सेट कर रहा हूँ, पीपीटी लगाई मैंने क्लास के अंदर, इकोनॉमिक्स में तो सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी, सब आपके सामने कर रहा हूँ, तो वो चीज ज्यादा सही है। अपने हिसाब से, अभी ई कॉमर्स आया बीच में तो आपको बताया, प्रिंटेड मटेरियल में क्या है, ये इसमें पढ़ लेना, फलाना कर लेना, ऐसे क्लास तो आपकी 20 में खत्म हो जाएगा, पीटी में आंसर, तो बेनिफिट नहीं आने वाला। पैराग्राफ चेंज करो। भारत में बिचौलियों के अंत को लेकर सबसे बड़ी समस्या न्यायपालिका हस्त के रूप में सामने आई। का संबंध जमींदारों आदि दी जाने वाली क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति के उचित स्तर से। थोड़ा ये पता रहना चाहिए हर भूमि सुधार में प्रॉब्लम क्या रहा, ये मालूम रहना चाहिए, मतलब माइंड में रहना चाहिए। हम कामयाब हुए इसमें कोई दो राय नहीं है, और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म था ये, बट प्रॉब्लम इस चीज को लेकर आई थी, न्यायपालिका स्टे दे रही थी, मतलब जो ये जमींदार थे इनको हमने कहा कि आपको वो देंगे, हर्जाना देंगे, आपकी जमीन लेंगे, आपको हर्जाना देंगे। तो वो जमींदार क्या करते थे, मतलब व्यवस्था हमने इसे बनाई, मतलब इसमें कोई वाद विवाद का विषय नहीं है कि ऐसा क्यों था, मतलब भारत में इस तरह की चीजें, अब हमने कश्मीर, राजा हरि सिंह ने बोल दिया सारा कुछ, फिर भी हमने कह दिया जनमत संग्रह कराएंगे। ये कहने की हमें क्या जरूरत थी कि जनमत संग्रह कराएंगे, अब जनमत ही बदल गया वहां तो। कारण क्या है कि वहां जनता की नेचर चेंज, मतलब वहां नए लोग छोड़ दिए गए। अब आज जनमत कराओगे तो वो लोग ही नहीं है वहां पर। अब वो तो यही कहेंगे कि हमें तो पाकिस्तान में मिलना है। बात समझो आप, जो वहाँ की डेमोग्राफी है वही चेंज हो चुकी है। वहाँ कई लोग दूसरे घुस गए हैं वहाँ। कश्मीरी पंडित वगैरह को तो बाहर निकाल के आपने फेंक दिया वहां से, वो वहां से माइग्रेट कर गए। बहुत सारे बदलाव जो हुए, आज आज अगर आप जनमत संग्रह कराते हो, मेरे को ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ही मात खा जाएंगे मामले। तो आपको ये कहने की क्या जरूरत थी कि ये जो हम उदारता दिखाते हैं हर जगह पर, ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अब जमींदार वैसे शोषण के रूप थे, अब आपने उनको कहा कि आपको हम ये देंगे,
हर्जाना। अब वो चले जाते थे कोर्ट में कि ये हर्जाना कम है। जज सोचता था उस स्टे, मतलब कोई क्रिमिनल केस तो था नहीं जो भाई जल्दी उस पर निर्णय करना है, वो स्टे कर देते थे, तो मामला अटक जाता था। ये प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन एक 9वीं अनुसूची के बारे में आपने पढ़ा होगा। 9वीं अनुसूची में जो विषय डाल देते थे 72 से पहले या 72 तक, मान लो पीछे से लेके 72 यहाँ पर है, इधर 73 आ जाता है। 73 में चेंज हो जाती है सारी सिचुएशन, लेकिन 72 तक अगर आप 9वीं अनुसूची में कोई भी विषय को डालते हो तो जुडिशियल रिव्यू से वो बाहर हो जाती थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता था। तो जब कोर्ट का प्रॉब्लम होता था तो राज्य केंद्र से निवेदन करते थे कि सर ये तो फंस गया मामला। अब भूमि सुधार तो केंद्र की भी पॉलिसी थी, लेकिन ये भूमि का टॉपिक राज्य सूची में आता है, तो कानून राज्य को बनाने हैं, इम्प्लीमेंट उनको करना है, बनाने भी उन्हीं को है। अब केंद्र कह रहा है कि भाई ये तो आपका टॉपिक है, लेकिन एक काम हो सकता है कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, 9वीं अनुसूची में आपका टॉपिक डाल देते हैं, उसमें केंद्र का सहयोग चाहिए होता है। मान लीजिए राजस्थान ने कोई कानून बनाया, अब वो कोर्ट में फंस गया, तो वो कानून को उठा के 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था। ऐसे था, ऐसे कर करके हमने कोर्ट के हस्तक्षेप मुक्ति प्राप्त की। अगर हम एक साल और लेट हो जाते बिचौलियों को हटाने में तो केशवानंद भारती केस आ जाता है 73 में, जिसके अंदर वो मूलभूत ढांचे की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की, और टॉपिक इस तरह का था कि आप फंडामेंटल राइट्स में संविधान संशोधन के माध्यम से बदलाव कर सकते हो। कोर्ट ने मान लिया उसमें, लेकिन उन्होंने एक शर्त लगा दी उसके पीछे कि कर सकते हो लेकिन मूलभूत संरचना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अब जुडिशियल रिव्यू तो मूलभूत संरचना में आता है, कोर्ट अपने लिए कह देगा कि मतलब ये मूलभूत संरचना में नहीं, और उन्होंने डिफाइन भी नहीं किया वहां पर कि मूलभूत संरचना का वायलेशन कौन से मामलों में माना जाएगा। इस बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले बताया नहीं, ओपन छोड़ दिया उसको। एक ऐसे समझो आप, जैसे हमारे यहाँ पर हम एक चीज बता दें कि रामेश्वर से आईएएस में अनुशासनहीनता का अर्थ ये होगा, डिफाइन कर दिया, ऊपर लिख दिया, अगर कोई बच्चा अनुशासनहीन पाया गया तो उसका प्रवेश रद्द हो जाएगा। अनुशासनहीनता का अर्थ निम्न गतिविधियां है, आप लेट आते हो, अपना असाइनमेंट पूरा नहीं करते हो, इस तरह से बहुत सारी बातें में डाल दी हम लोगों ने, तो डिफाइन हो गया ना। अब एक बच्चे का एडमिशन हमने रद्द कर दिया, तो वो बच्चा आया कि सर एक चीज बताओ कि आपने तो ये बताया कि अनुशासनहीनता में ये आता है, तो वाई माई एडमिशन हैज बीन कैंसल्ड। इनमें से तो कोई बिंदु मैंने नहीं किया है। एक तो ये होता है, एक ये होता है अनुशासनहीन छात्र को हटाया जाएगा, और अनुशासनहीनता का अर्थ हमने दिया नहीं, बताया नहीं पहले कि अनुशासनहीनता का मतलब क्या है। अब एक छात्र के लिए मैंने अमित को कहा कि अमित जी ऐसा करो, इनका एडमिशन रद्द कर दो। अब वो आया कि भाई सर मेरा रद्द क्यों किया, कि बस कर दिया। बस कर दिया का मतलब वो पावर मेरे हमारे पास आ गई। ऐसे इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर वायलेशन वाले केसेस पहले नहीं बताए, ओपन छोड़ दिया। वही तय करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हुआ कि, कुल मिलाकर लेकिन 72 तक चूंकि सब हमने निपटा लिया था, तो प्रॉब्लम फिर आई तो थी, लेकिन समाधान करके 9वीं अनुसूची का प्रयोग करके उसको खत्म कर दिया। अगर हम थोड़ा लेट होते तो फिर ये कर पाना शायद ज्यादा कठिन होता। तो इसलिए एक तो ये पता होना चाहिए कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप एक इश्यू था, और वो जुड़ा हुआ किससे था, ये जमींदारों की क्षतिपूर्ति से रखा है। पैराग्राफ चेंज करिए वापस। ये विश्व बैंक के अनुसार भारत उन अपवादिक
राष्ट्रों उन अपवादिक राष्ट्रों में सम्मिलित होता है जो भूमि सुधारों को लागू करते समय क्षतिपूर्ति का प्रावधान करते हैं। क्षतिपूर्ति का प्रावधान करते हैं, पूर्ण विराम लगाइए। इस प्रकार के प्रावधान से भूमि सुधारों की प्रगति धीमी हो जाती। कई बार आलोचनात्मक आते हैं ना सवाल कि भाई भारत में भूमि सुधार ठीक से सफल नहीं हो पाए, इस तरह की बातें आती है, तो वहां पे आपको ये बिंदु इकट्ठे करने पड़ेंगे। अच्छी समझ होने पर क्या होता है कि आपकी राइटिंग खुल जाती है। आप राइटिंग कला के लिए समझ डेवलप करो पहले, समझ अच्छी होनी चाहिए। समझ होने पर ही सही लिख पाते हो आप। टॉपिक समझ नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। और इसमें कोई बहुत ज्यादा निबंध जैसा लेखन तो है नहीं कि उसमें अलग कौशल डलाना पड़ेगा। समझ अच्छी होने पे आप उसको अप डाउन अपने हिसाब से लिख पाते हो। तो टॉपिक एक बार खत्म हो जाने दो, फिर आप इसका एरियल व्यू लेना कि भाई ये ऐसे घूम रहा है ये टॉपिक। जो वो सारे फ्रेमवर्क ऊपर से समझ आते हैं, तब सवाल कैसे भी आता है तो आप उसको कस्टमाइज करके लिख सकते हो। तो वो धीरे धीरे आ जाएगी कला आपके अंदर। तो इसमें वर्ल्ड बैंक ये जो आप बताते हो कि कंपनसेशन देंगे, ये वाले नहीं होने चाहिए। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इनसे विलंबित हो जाता है मामला। आप क्षतिपूर्ति रखते ही क्यों, ताकि उसकी औचित्य का परीक्षण लोग करें कि ये उचित है कि नहीं है। जब आप उसको प्रोवाइड करोगे तभी तो। ये कोई भारत भारत के स्टेट के लिए राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट के रूप में वो काम नहीं करता है। अब वो संवैधानिक अधिकार है केवल, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति का अधिकार। तो राज्य अगर चाहे तो खत्म कर सकता है आपकी प्रॉपर्टी को, आपको कंपनसेशन देना कोई जरूरी नहीं है। कई बार जब सड़कें बनती है ना, तो वो एसडीएम वगैरह खड़े रहते हैं, वो पट्टा लेके आते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं, जाइए कोर्ट में जाइए। वो कह रहे चलाओ बुलडोजर इनके। वो कुछ नहीं देखते हैं, और लेकिन नेता देखते हैं। ये फर्क आता है। तो वो फिर आगे का भविष्य देखते हैं, फिर वो सोचते हैं कि भाई कौन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है इधर, उसको रोक। फिर वो कुछ संकेत देते हैं या फिर लो लाते हैं कि भाई इनको प्रोविजन मतलब देना पड़ेगा जमीन का। वरना तो वेस्ट बंगाल के अंदर टाटा कंपनी को कितना भारी विरोध, जो ये नैनो गाड़ी जो थी का जो प्लांट था, मतलब कि सरकार ने लाठियां बरसाई किसानों के वो जमीन लेने के, मारा पीटा उनको। मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट था, आप फैक्ट्री चलाओ। सरकार सामाजिक उद्देश्यों में, लेकिन हम चूंकि प्रजातांत्रिक राष्ट्र है तो हम रीजनेबल कंपनसेशंस की बात करते हैं। और जो का घर है, और ये तो समझ में आता है हमें, लेकिन जो जमींदार थे पुराने, उनका वैसे भी कोई हक नहीं था। ब्रिटिशर्स लेके गए, आप उनको क्षतिपूर्ति दे रहे हो, तो वो सही नहीं माना गया। तो वर्ल्ड बैंक कहते हैं कि भूमि सुधारों को आप इस ढंग से लागू करो कि नो कंपनसेशन नथिंग, फास्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। उसके लिए भी पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। और जो लैंड क्लास है वही पॉलिटिक्स में है। इसलिए भूमि सुधारों का एक भूमि सुधार पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़े जाते हैं।
वहाँ डायमेंशन बदल जाता है। और हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर हम प्रोडक्टिविटी, शोषण, इस तरह की चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं हम लोग। राजनीति, राजनीति में राजनीति की बात होगी, वहाँ अलग व्याख्याएं चलती है, खूनी हिंसा, नक्सली मूवमेंट और इस तरह की बातें होती है। और हमारे यहाँ हम उसको इकोनॉमिक्स से रिलेट ज्यादा करते हैं। तो एक ये हुआ। एक अनाउंसमेंट है, हमारे यहाँ पर हिस्ट्री जीएस की क्लास भी है 4 बजे इवनिंग। आप चाहें तो देख सकते हैं। सर जेएनयू से हैं और सर का जेएनयू से ही पीएचडी, एमफिल और एमए है। और राव आईएएस जो बाराखंबा रोड पे 20 साल तक सर ने पढ़ाया हिंदी माध्यम में वहाँ पर। तो 2-3 साल से सर मेरे से एसोसिएटेड है। और मतलब सर की नॉलेज और चीज़ों को मतलब मुझे पसंद है। बाकी आप अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है हिस्ट्री में कोई इश्यू है तो आप देख सकते हो सर को, मतलब क्लास करके देख सकते हो, या वैसे गाइडेंस चाहिए तो भी सर रहते हैं यहाँ पर। तो मेंस में सर का मतलब बहुत अच्छा उनका ग्रिप है। मेंस मतलब अच्छा होना चाहिए। पीटी वगैरह तो चलो ठीक है, लेकिन मेंस जिसका सही नहीं है वहाँ मार्क्स स्कोर होने में दिक्कत है। तो आप जैसा आपको लगे। तो ये भूमि सुधार एक बिचौलियों के अंत का होगा। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। फिर एक सवाल लिख लो आप। देखिए, भारत में भूमि सुधारों की विषय वस्तु बताइए। अगला भाग लिखिए इसका। भारत में ब्रिटिश काल में लगान के उच्च स्तरों का क्या कारण था? ये लिखना आप बस। फिर कल मिलते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अब कल से हम स्पीड पकड़ लेंगे तो। ठीक है। थैंक यू। अब आप 8 बजे आ जाइएगा ना। 8 बजे से स्टार्ट कर देंगे क्लास। 8 से 10 हम पूरा 2 घंटे पढ़ लेंगे। थैंक यू।